बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा हैं। उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में और आखिरी हिस्से में चलेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब ये कहते हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर किसी तरीके से आप समझ लें कि इल्ज़ाम लगाया, या उनका कहना ये था कि रिजीम चेंज से पहले गवर्नर हाउस पंजाब में मीटिंग्स हुआ करती थी उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को हटाने में। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। तो ये तस्दीक तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि गवर्नर हाउस में हुआ करती थी। तो क्या वाकई कुछ ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें उस्मान बुज़दार साहब को फारिग करने का प्लान होता था? पहली बात तो ये है कि जब उस्मान बुज़दार साहब का कहा गया था कि उसका इस्तीफ़ा लिया जाए, तो मैं तो उस वक़्त उसके ख़िलाफ़ था और मैंने पार्टी को भी, पार्टी की लीडरशिप को भी बताया था कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि अगर काफ जो है हमसे अलहदा भी होती है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस जो है कामयाब नहीं होगा। तो फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे छोटे भाई हैं और मेरा उनके साथ बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पंजाब के मिनिस्टर्स थे वो उनके इख्तलाफ बुज़दार साहब से तो हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ 100% लोग जो हैं लॉयल थे। और इसीलिए किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ में, चूँकि ये उनका चॉइस था, इसलिए उनके साथ तो हो सकता है कि लोगों ने शिकवा किया हो, गिला किया हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कंस्पिरेसी की जाए। इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आपने खुद कहा कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100% वुज़रा जो है वो इमरान खान साहब से लॉयल थे। तो अगर इतने ही लॉयल थे तो पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया है, एक ठीक है कि वाक़या हुआ है, एक सानिया हुआ है, पार्टी ने गलत डायरेक्शन के ऊपर जो है वो अपना काम किया है, तो फिर परिंदे इस तरीके तेज़ी से उड़ के क्यों जा रहे हैं? आप तो खुद तहरीक इंसाफ का पार्ट रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी तेज़ी से अखराज क्यों हो रहा है लोगों का? देखें, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो बहुत कम लोग जो हैं उन मुश्किल हालात में अपना जो है वो पास खड़े होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 9 मई के वाक़यात हैं उसने बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो किया है, जिससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, अगर 9 मई का वाक़या आप कहते हैं कि जी उससे डैमेज हुआ है, आप खुद भी तहरीक इंसाफ का पार्ट रहे, तो क्या इमरान खान साहब की सियासत के अंदर इसी तरीके का मुतशद्दिद रवैया, एग्रेशन, ये आपने भी फील कभी किया कि वो इस तरीके से प्लान करते हो? क्योंकि रजीम चेंज के दौरान भी हमने देखा कि उन्होंने जो है वो अपनी सियासत के लिए रियासती मामलात को जो है वो पसे पुश डाला और वो तमाम काम किए, यानी कि स्पीकर की रोलिंग, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से लेके जो मुमकिन काम कर सकते थे। यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान ने असम्बलियों को तोड़ भी दिया इमरान खान साहब की जो है वो एडवाइस के ऊपर। तो खान साहब, आपके दौर में भी आपको महसूस हुआ कि खान साहब बहुत एग्रेसिव हैं, तशद्दुद की तरफ जा सकते हैं? देखें, तशद्दुद की बात तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक मैं हुकूमत में उनके साथ रहा हूँ और जो भी कोर कमेटीज़ की मीटिंग्स होती थी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने तशद्दुद की सियासत की तरफ जाना है। और जो बाद के वाक़यात हैं, ज़ाहिर है कि मैं 1 साल से पार्टी के अंदर नहीं हूँ, तो उसके बाद के वाक़यात से हैं जो उनसे तो मैं नावाकिफ़ हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खान साहब मशवरे के लिए मीटिंग्स तो बहुत ज़्यादा बुलाते थे, लेकिन मीटिंग्स बुलाने के बाद सबको बताया जाता था कि ये मैंने फ़ैसला जो है वो कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में जमहूरियत ना होने की वजह से पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, और जो मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती थी वो भी इंडिविजुअल फ़ैसलों की वजह से जो है वो कामयाबी जो है नहीं हासिल कर सकी। और अब तो तकरीबन तमाम पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आज से 1.5-2 साल पहले तो मैं क्रिटिकल था उन फैसलों का, अब तो पार्टी का जो लायल अब भी वर्कर है वो भी ये समझता है कि बहुत से फैसले जो हैं गलत हुए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लिमान की जो मेजॉरिटी है वो नहीं चाहती थी कि नेशनल असम्बली से जो है बाहर
निकला जाए, वहाँ इस्तीफ़े दिए जाएं। और उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ी जाए, अक्सरियत नहीं चाहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ी जाए। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि देखें, जो मरकज़ की हुकूमत है वो तो फांसी का फंदा है, इसलिए कि उनके पास ना कोई पैसा है, वो कर्जे देने हैं, आधार लोगों से मांगना है, कभी IMF की मिन्नतें करनी है, कभी किसी के पास। भाई सूबे तो रिच हैं, हमारे पंजाब का ही सिर्फ डेवलपमेंट बजट जो है तकरीबन 700 अरब रुपया है, और अगर 700 अरब रुपया एक साल में पंजाब की डेवलपमेंट पे और यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बेहतर करने पे, सड़कें बेहतर बनाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही तरीक़ों से करप्शन के बगैर लग जाए तो फिर तो विन विन सिचुएशन होती है। तो मैं नहीं समझता कि क्यों उन्होंने जो है इन हालात में, जबकि तमाम सूबों में सवाए सिंध की उनकी हुकूमत थी, तो उनको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा चौधरी साहब, आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है कि जो आपकी पार्टी फिल कर सकती है, मुस्लिम लीग काफ फिल कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग निकल रहे हैं वो सियासत से भी दस्तबरदार हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो फैसला नहीं कर रहे कि उन्होंने जाना किधर है, यानी कि उनके पास चॉइस नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं कि जो किसी और पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी के लिए रास्ता बहुत आसान है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इस वक्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक अल्टरनेटिव है, और इसलिए कि जिस पार्टी को मैं चला रहा हूँ अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी हुसैन शुजा हुसैन साहब, एक तो यह है कि इस पार्टी में जमहूरियत होगी, दूसरी बात यह है कि इस पार्टी में हमारे वर्कर्स को, हमारे कारकुनों को इज़्ज़त दी जाएगी, और तीसरी बात यह है कि जो हमारे MNA MPs के कैंडिडेट होंगे उनकी जो व्यूज़ हैं उनको हम वैल्यू करेंगे और इनको इज़्ज़त देंगे, जो कि बदकिस्मती से दूसरी पार्टियों में ये उनको इज़्ज़त जो मिलनी चाहिए पार्टी के वर्करों को वो नहीं मिलती। और इंशाल्लाह हमारे पास प्रोग्राम भी होगा। देखें, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है यूरोप में गुजारी है, और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि किस तरीके से वहाँ हेल्थ का निज़ाम चलता है, एजुकेशन का निज़ाम कैसे चलता है, अदल इंसाफ का निज़ाम कैसे चलता है। तो इंशाल्लाह मेरे नज़दीक सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो सज़ा और जज़ा और सज़ा का निज़ाम ना होना है, अदल इंसाफ नहीं है। तो जब तक मुल्क में अदल इंसाफ नहीं आता, कोई दुनिया का मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बात, पाकिस्तान के अवाम को ये बात यकीन से कहना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ दे दें तो हमें ना IMF के पास जाने की ज़रूरत है, ना वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जाने की ज़रूरत है। वो $30 बिलियन हमें सालाना भेजते हैं, तो अगर उनके घरों पे, उनके मकानों पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, उनकी दुकानों पे, उनकी बिज़नेस पे ये कब्ज़ा माफिया जो है, इससे हम निजात दिला दें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने के लिए काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम ज़रूर दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, मेरी कमिटमेंट है कि अगर हमें मौका मिला तो हम 6 महीने के अंदर अंदर कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़मीन पे किसी ठग ने, किसी बदमाश ने, किसी गुंडे ने कब्जा किया हो, और हम उससे वो कब्जा जो है वो वापस ले। बड़ा ऐलान है चौधरी साहब, ये फरमाइएगा। तो ये हमें मुश्किल चौधरी साहब ये फरमाइएगा, बड़ा आपका ऐलान है, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, आपने कहा कि यूरोप के निज़ाम को आप जानते हैं, पाकिस्तान में ये तासुर बड़ा मजबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग फर्म जाहिर की हैं, ज़ल्मे खलीलजाद के ट्वीट हों या ब्रिटिश MPs की बात अगर हम करें, मुर्तज़ा अपना जुल्फ़ी साहब ने जो है वो एक हमने देखा कि उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी जो हो नहीं सकी। इसी तरीके से अमेरिका से भी मुख्तलिफ ट्वीट आ रहे हैं, हालांकि हुकूमत वहाँ की बहुत सख्त रद्दमल नहीं दे रही पाकिस्तान के हवाले से। तो लॉबिंग फर्म्स किस तरह से काम करती हैं UK और यूरोप के अंदर? देखें, वहाँ पर जो हैं लॉबिंग फर्म्स होती हैं, फिर जो वहाँ पर जो उनके हमारे MNAs के या सेनेटर्स के या वहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं अमेरिका में, तो जो वहाँ पर पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं वो जाके जब लॉबी करते हैं तो जाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अपने जो है कांग्रेस के लोगों पे या अपने जो है MPs पे होता है, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसी होती है उस पर थोड़ा बहुत तो बैक बेंचर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आप देख लेना, उन्होंने, वो हमारा बरखुरदार है जिसने सवाल किया वो पाकिस्तान की सिचुएशन पे, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है।
तो मैं तो हमेशा हमारे लोगों से, पाकिस्तानियों से ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले होना चाहिए। और मैं ये बात 1 साल से कह रहा हूँ कि भाई हमारी जो फ़ौज है ये हमारी मुल्क की सलामती की ज़मानत है, और जो लोग फ़ौज को बदनाम करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ उनको मलाइन करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस्टेकन हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं नादिस्ता तौर पर, कि पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुँचाना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें अपने मुल्क के जो मफादात है उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो साहब एक आखिरी चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके सियासी मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए किसी पार्टी में शामिल ना हो सकें चौधरी शुजात साहब, और फिर ख़ास तौर पर आप दोनों कोशिशें करें कि परवेज़ इलाही साहब सियासत से ख़त्म जो है वो उनकी सियासी कैरियर ख़त्म हो जाए, PTI से भी वो फारिग हो जाए। तो क्या आप लोग भी कुछ लॉबिंग कर रहे हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और तमाम पाकिस्तानी कौम को, जो लोग मेरे माजी को जानते हैं उनको मालूम है कि मैंने, चूँकि मैं पहला मुसलमान वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो जितने भी लोग मुझसे एडवाइस लेने के लिए आता था तो मैं अपने पार्टी इंटरेस्ट लेबर का नहीं रखता था। अगर मैं समझता था और उसका अगर माइंड था कंजर्वेटिव के प्रिंसिपल से वो ज़्यादा है, इवन जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है स्कॉटलैंड में, बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए मुझसे मशवरा लेने के लिए आए, तो मैंने कहा कि अगर आपका फ्यूचर अगर वहाँ पर बेहतर है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने चाहिए। तो मेरा ये नहीं है मंशा कि सिर्फ मेरी पार्टी से हों, जिस पार्टी से भी हमें मौका मिलता है हमें उन पे जो है उस पे उनको जो है सपोर्ट मैं करता था हर पार्टी। और यहाँ पर भी देखें जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा है, उनमें से 90% लोग जो हैं वो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, और उन सब से मेरी टेलीफोन पे बात हो रही है। तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमने फ़ैसला कर लिया है आपके साथ आने का। अगर बंदा कोई कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है तो फिर तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एडवाइस उन सबको ये है कि अभी आप पार्टी से अलहदा हुए हैं, अभी कबल अज़ वक्त है, अभी आप सोचें समझें और उसके बाद सोच समझ कर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। देखिए वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमें उनका मुस्तकबिल जो है अपने दोस्तों का अजीज़ होता है। तो मैं तो कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देता, इसलिए मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैंने जब परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ में गए हैं तो मैंने कहा कि आई विश हिम गुड लक। तो जहाँ भी कोई है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। तो जहाँ किसी का पॉलिटिकल फ्यूचर है, जहाँ पर कोई मेहनत करता है, उसमें मेरी तो वेल विशेस सब लोगों के साथ रहती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। ज़ाहिर है कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से। IMF प्रोग्राम के हवाले से लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली है। क्या सूरत हाल बनेगी, बजट कैसा होगा? हमारे साथ मौजूद है हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, माशी तजियाकार हैं। उसके साथ साथ खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मईशत और ख़ास तौर पे IMF के हवाले से जो अमूर हैं उस पर ख़ास उनका तजर्बा भी है। हारून साहब मैं आप ही से शुरू करूँगा। IMF अब जो है वो हम उस जगह पर आ गए हैं कि जहाँ पर हमने अपने सोर्सेस को या अपने ऐसे लोगों को कि जिन्हें हमें लगता है कि उनका असर रसूख हमें IMF का पैकेज दिला देगा, हमने उनको भी बीच में डालना शुरू कर दिया। ये पहली मुलाकात नहीं है, फरवरी के अंदर मुलाकात हुई डोनाल्ड ब्लूम साहब से, फिर मार्च में मेरा ख्याल तात्तुल रहा, फिर अप्रैल के अंदर हमने यकीन दहानी कराई कि हम सारे काम करेंगे। अब जो है वो मई के अंदर दोबारा मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़, यानी कि कल इसहाक डार साहब की। तो आपको लगता है कि अब कुछ ऐसी सूरत हाल है कि हम बजट बना पाएंगे और बजट के अंदर IMF की खुली खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए आपके सवाल के 2 एंगल है। जी जी। पहला एंगल तो ये है कि जहां तक हम सुनते आ रहे थे कि हमने प्रायर एक्शंस IMF के मीट कर लिए हैं, वो एक वन साइडेड स्टोरी थी। IMF ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने सब प्रायर एक्शंस मीट कर लिए हैं, बल्कि आखिरी कुछ हफ्ते पहले तक जो हमारा फाइनेंसिंग गैप था उसके ऊपर वो मुतमईन नहीं थे। तो ये तो इसकी टेक्निकल साइड है। जहां तक ये सफीर को मिलना है और ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये उस वक्त ज्यादा काम करता है
जब टेक्निकली आपकी प्रपोजल जो है बोर्ड की तरफ चली जाती है और आप जो है लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ जाते हैं, उस पर बोर्ड के अंदर ऑब्वियसली बड़े शेयर होल्डर का रोल होता है। हाँ, अगर आप जैसे हम पहले इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे अफगानिस्तान वगैरह में, उस वक्त हमें कुछ तरजीह मिल जाती थी, वेवर्स मिल जाते थे। अब जहां तक मेरी समझ है, ये प्रोग्राम का जो टेक्निकल वक्त है वो तो 30 जून है। तो ये प्रोग्राम तो अब इसका 9th आपकी रिव्यू ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मुझे तो अब यही लगता है कि एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगले साल का फाइनेंसिंग गैप इतना है कि जो इस माशी सूरत हाल में किसी भी तरह आप अपने सोर्सेज से मीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हारून साहब, आज ही अगर वजाहत देखें, वजारत खजाना की एक वजाहत देखें, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सारे काम किए हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये स्टोरी का एक साइड है, पाकिस्तान खुद साख्ता तौर पर ये तय कर बैठा है कि हमने सारे काम कर लिए? जी, पाकिस्तान समझता है कि हमने कर लिए। देखे ना, अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और IMF के हमारे काउंटर पार्ट जॉइंटली करें, फिर तो दुनिया आप पे एतबार करेगी। अगर क्लाइंट कह रहा है कि जी मैंने सब कुछ कर लिया है लेकिन लेंडर खामोश है, तो उससे फिर आपका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक डाउन रहता है और इंटरनेशनल इदारे और ममालिक आपको संजीदगी से नहीं लेते। सो मेरी जहां तक नॉलेज है कि कोई 3-3.5 अरब डॉलर का गैप के ऊपर ये लोग नहीं एक दूसरे को मुतमईन कर पाए। जहां तक बजट का सवाल है जी, उसके हारून साहब, मैं बजट के ऊपर फिर मैं कहता हूँ तफसील से हम आ जाते हैं। जरा मैं खाकान साहब को भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर लूँ। खाकान साहब, हारून साहब का कहना यह है कि हम अपने तौर पर ये खुद साख्ता ये फैसला कर बैठे हैं और पाकिस्तान में बार बार ऐलान भी कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और हमने सारे रिक्वायरमेंट जो मीट कर लिए, लेकिन IMF समझता है कि शायद ऐसा नहीं है। आप मुत्तफिक हैं इस गुफ्तगू से, इस बात से? सुबह मैंने, चूंकि ये करंट प्रोग्राम जब साइन हुआ तो तब भी मैं मौजूद था उस वक्त के वजीर खजाना के साथ, और डार साहब के साथ 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने एवर इन इट्स हिस्ट्री कंप्लीट किया है। डार साहब ही उस वक्त के वजीर खजाना थे। मैंने वो प्रोग्राम पूरी तरह एंकर किया है इस कोर टीम के साथ जब हमने कंप्लीट किया। याद रखिए कि सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम किए हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम किया है, उसका नाम है 13-16 का प्रोग्राम। ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान गया जरूर है IMF के पास, पर नतीजा वही निकला है जो इस वक्त निकल रहा है कि आप रिव्यूज करा के अपनी कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, और आई थिंक मेरे से ज्यादा शायद इसका बहुत कम लोगों को फ्रॉम पाकिस्तान साइड IMF को डील करने का तजर्बा है, कि आपको एक कॉम्पिटेंट साइड बिल्ड करनी पड़ती है अपनी। याद रखिए कि हो क्या रहा है, आई थिंक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे हारून भाई टेक्निकल का जिक्र कर रहे थे, 9 से 11 PhD खवातीन हजरात आपके सामने आते हैं, वो हर शोबे में अपने माहिर होते हैं। एनर्जी का माहिर अलहदा होता है, फिजिकल का माहिर अलहदा होता है। आपको अपनी साइड से वो टीम पुट टुगेदर करनी पड़ती है, एंड इट कैन नॉट बी अ टीम ऑफ जर्नलिस्ट्स। ये बेहद एहतराम से मैं ये कहता हूं कि नहीं, आप बिल्कुल बगैर एहतराम के भी कह लें, हम कबूल कर लेंगे। ये मैं कहता हूं कि आप वो टीम पुट टुगेदर करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सारी साइड्स हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, एनर्जी है, क्यू ब्लॉक है, वो शायद टीम जो है वो दिखाई नहीं दे रही। वो कन्विंस करती है टेक्निकली कि जो मैं प्रोग्राम पुट टुगेदर कर रही है वो टीम, वो फाइनेंसिंग का हो, वो एनर्जी का हो, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम इन्हीं चीज़ों पे मोहित है। फाइनेंसिंग, एनर्जी, फिजिकल और मॉनेटरी, कि ये सारी साइड जो हैं कवर्ड हैं। अगर ये आप कन्विंस कर पाए, देन यू कैन हैव दिस SLA, जिसको हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, प्रायर एक्शंस किए बगैर। मैंने पाकिस्तान का जब भी प्रोग्राम थ्रू करवाया है, बगैर प्रायर एक्शंस में जाए हुए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता था। अब ये आप नहीं कर पा रहे। अब एग्जैक्ट गैप ये है कि 6 अरब डॉलर वो कह रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं कि नहीं ये 5 अरब डॉलर का गैप है, और 3 अरब डॉलर हमने मीट कर लिए हैं और बाकी भी 2 अरब कर लेंगे। आई थिंक द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू बाय दैट। हम बड़े अरसे से सऊदी अरेबिया वही बात है जो हारून साहब ने हमें बताया कि जी हम अपना दावा कर रहे हैं, वही आपने जो है वो तफसील के साथ बताया। तो बात फिर वहीं पे आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है, ख़ासतौर पर वजारत ख़जाना है जो इसहाक डार साहब के ज़ेरे निगरानी है, उसका ये दावा या उसका ये प्रिटेंड करना बार बार ये दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पर यहीं पर एक फॉल्ट है। मैं असल में आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि IMF के ऊपर तो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। बजट हमारा बड़ा करीब आ रहा है। एक बजट के ऊपर मैं प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जाऊंगा, लेकिन हारून साहब मुझे ये फरमाइएगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि आपकी ख़ास एक डोमेन रहा है गुफ्तगू का।
रूस के साथ जो हम एक नई शराकत दारी शुरू कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि उनसे हम ऑयल भी मंगाएंगे, कंटेनर्स भी उनके कुछ जो है वो लैंड किए यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान को फ़ायदे की तरफ लेकर जाएगा? नई मार्केट्स खोलना, रूस के साथ तिजारत, चाइना के साथ तिजारत बढ़ाना? देखिए, जो नई मार्केट्स खोलना एक हर मुल्क का हक है, और आजकल जिस तरफ दुनिया जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर जो ब्रेकेज आया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा खर्चा जो है वो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट का है। तो जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में अगर कहीं मार्केट से सस्ता माल मिलता है वो तो अच्छी चीज है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट से बहुत कम ताल्लुक है, ये तो ट्रेड से ताल्लुक है। जो आपने आज बल्कि न्यूज के अंदर एक आइटम भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो 13% पे चली गई है। बिल्कुल। तो ये तो सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि हम जो हैं देखिए, हम इस वक्त कर्ज लेने को अपनी कामयाबी डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत बाद की बात है। मेरा इस वक्त कंटेंशन ये है कि मुल्क की इकोनॉमी को अगर सस्टेन करना है तो हमें डेट को इन्वेस्टमेंट से स्वैप करना पड़ेगा अप टू ए सर्टेन परसेंटेज, और एसेट्स देने पड़ेंगे। ये एक तफसीली बात है, मैं उसमें जाता नहीं हूं, लेकिन इस वक्त सलाहियत हमारी और तरजीह सिर्फ ये है कि किताब को बैलेंस कर लिया जाए। इसका मुआशी रिकवरी से बहुत लिमिटेड माइंडसेट हारून साहब, मुझे लगता है कि आप जो है वो इशारा कर रहे हैं माइंडसेट की तरफ कि हम सिर्फ कर्ज लेने को जो है वो अपनी तरजीह समझते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे। हम बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बजट के ऊपर बात होगी। महसूस ये होता है कि हुकूमत हमें ये बताना चाहती है कि सैलाब की वजह से मईशत जो है वो तबाह हुई, और ख़ास तौर पर अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उसका सारे का सारा इम्पैक्ट या उसकी सारी वजह जो है वो सैलाब थी। ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद, बजट पे बात करेंगे। बजट हुकूमत कहती है 9 जून को पेश करेंगे, लेकिन बजट से पहले अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कहा जा रहा है कि मनफी के अंदर है, और हुकूमत बड़ा जिम्मेदार इसको ठहरा रही है सैलाब के अंदर, बल्कि रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। खाकान साहब, आप बाय करते हैं इस थ्योरी को कि सैलाब की वजह से हमें कुछ नहीं बचा, जीडीपी ग्रोथ हमारी बिल्कुल इस सूरत हाल में पहुंच गई कि माइनस में हम चले गए? देखिए, सैलाब का इफेक्ट जो है वो जरूर एग्रीकल्चर पर आया है, उससे कॉटन क्रॉप डिस्टर्ब हुई है, कॉटन क्रॉप का इकोनॉमी पे एक बड़ा अमल दखल है। पर हुकूमत ने तो ये कहा है कि लाइफ स्टॉक जो है वो बढ़ गई है, कम नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो लाइफ स्टॉक शायद कम हुई है, इसलिए जो हुकूमत की शरह नमू है 0.29%, वो प्रोबेबली जो है वो ऑन दी हायर साइड है। जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुकड़ने का है, कॉन्ट्रैक्शन का है, वो आ रहा है फ्रॉम द फैक्ट कि आपने अपनी 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट को 3 अरब डॉलर की इंपोर्ट पर कर्ब किया हुआ है, और आपने बिकॉज सप्लाई ऑफ डॉलर्स नहीं है, बिकॉज IMF का प्रोग्राम नहीं है, बिकॉज मल्टीलैटरल की फाइनेंसिंग नहीं है, बिकॉज FDI विल बी वन ऑफ द लोएस्ट दिस ईयर, बिकॉज कमर्शियल फाइनेंसिंग की रसाई नहीं है, आपको इकोनॉमी को बंद करना पड़ा है। और मैंने इसीलिए कहा है कि बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, पर मेरे लिए तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मेरी इकोनॉमी बिल्कुल क्लॉग हुई है, और उसको खोलना है, और उसको खोलने के लिए जो चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पा रहे। सो फ्रॉम जिसका बिल्कुल सही है कि एक अफेक्ट आया एग्रीकल्चर पे, जब हमने अपनी फ्लड्स देखी, फिर हमने एक क्लॉग्ड इकोनॉमी देखी, फिर हमने अपना एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच देखा, फिर हमने एक इन्फ्लेशन देखी जिसकी वजह से बाइंग पावर खत्म हुई, फिर हम अपनी सप्लाई साइड की वीकनेस देखी। ये है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान का, जहां पे खड़े हुए हैं। अब ये तय कीजिए कि क्या IMF करेंगे, क्या बजट ऐसा देंगे जो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल हो, क्या नए IMF के प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, क्या अगले साल 30 से 35 अरब डॉलर इकट्ठे करेंगे, और सबसे बढ़ के क्या इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, जैसे हारून साहब फरमा रहे थे कि 13% के करीब आ गया है, उसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी को डीरेगुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे फैसले आपने करने हैं, आप कर लीजिए एज अ पॉलिसी मेकर, मुल्क जो है बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। मैं आपसे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, जो आपने तजावीज़ दी, क्या वाकई आपको लगता है कि इंटेंशन है नहीं है? लेकिन पहले मैं हारून साहब की तरफ आ जाऊँ। हारून साहब, GDP ग्रोथ तो नहीं रही, माइनस में हमारी चली गई। सैलाब हुकूमत कहती है बड़ी वजह, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसमें सैलाब को हमने हावी इस तरह से किया हुआ है कि जैसे सैलाब की वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो क्या ये वाकई बात यहाँ तक दुरुस्त है कि सैलाब ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हम बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर सके?
लेकिन जो रिपोर्ट की है 3 इदारों ने, यूरोपियन यूनियन ने, वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस ने, उस रिपोर्ट के अंदर जीडीपी के ऊपर 2 से 2.5% का इम्पैक्ट तो बताया गया है। ठीक है। और जो नुकसानात भी हुए हैं उस पर कोई डिनायल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि हमने बहुत ज्यादा उसको पब्लिसाइज किया कि हमने कोई 11 अरब डॉलर की जिनीवा में कमिटमेंट्स ले ली। उसके वो उस मीटिंग के बाद उस कमिटमेंट में कितनी मैच्योर हुई उसके ऊपर हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल। ये जो बात बार बार मैं कर रहा हूं, और खाकान ने भी जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, देखिए इस वक्त तरजीहात और सलाहियत दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मईशत को रिवाइव करने की तरफ नहीं है, वो पॉलिटिकल पावर प्ले और पॉपुलिज्म में है। जो बजट आता दिखाई दे रहा है उसमें बड़ा क्लियर दिख जाएगा। अगर तो ये हुकूमत 3 से 4 माह देख रही है और आगे इलेक्शंस देख रही है, तो पैसे एमएनएस को जाएंगे, डेवलपमेंट स्कीमों को जाएंगे, ना कॉस्ट कटिंग। हारून साहब चले गए, एक बड़ी तादाद है उसकी, मेरे पास फिगर भी मेरा मौजूद है, मैं उसको पढ़ के सुनाया था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मैय्यज आएंगे। अगर इन्होंने ग्रोथ या इकोनॉमी की एडजस्टमेंट की तरफ जाना हो और अगले प्रोग्राम की तरफ, तो फिर एक कंट्रोल्ड बजट आएगा, कुछ इस्लाहात आएंगी। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हुकूमत की तवज्जो पॉपुलिज्म की तरफ रहेगी, ब्लेम गेम की तरफ रहेगी, सैलाब को ब्लेम करेंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स को ब्लेम करेंगे, और इसके बाद ये कोशिश करेंगे कि सारा मलबा अगली हुकूमत पे पड़ जाए। खाकान साहब, अगर ऐसा करते हैं जैसा हारून साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा बजट दिया जाए जो इलेक्शन में आपको बहुत अच्छे तरीके से ले जाए लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, तो उसके बल्कि उसके नताइज आपको क्या लगते हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए सारी थ्योरी? देखिए, एक तो हुकूमत को खुद ही ये समझना है कि अगर इलेक्शन साइकिल अक्टूबर का है तो 15 अगस्त तक का टाइम है उनके पास। 15 अगस्त तक सीरियसली कोई ऐसी बड़ी रिलीफ नहीं दी जा सकती जिसका इम्पैक्ट लोगों को दिखाई भी दे। सो हुकूमत के लिए तो बेहतरीन जो तोहफा लोगों के लिए होगा वो एक फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट होगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो टूट जाएगा आने वाले दिनों में, और शायद अक्टूबर तक लोग ये फील करें कि ये बजट ऐसा था जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उन पे आया है। आई थिंक दैट वुड बी द स्मार्ट थिंग टू डू फॉर द गवर्नमेंट। अब आप ये देखिए कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है। हुकूमत ये कर सकती है ना कि कुछ सब्सिडी दे दे। इस वक्त तो बेहतरीन सब्सिडी है वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो 350 अरब रुपए के करीब है। मेरा ख्याल है इसको बढ़ा के 500 अरब तक कर देना चाहिए। मिनिमम वेज 25,000 है, इसको बढ़ा के 35,000 कर देना चाहिए। तीसरी जो रिलीफ हुकूमत दे सकती है, अब मैं फिस्कली रिस्पॉन्सिबल चीजों की बात कर रहा हूं। इनकम सपोर्ट इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं, डायरेक्टली गरीब 9.3 मिलियन हाउस होल्ड्स के घर पैसा पहुंच जाता है। और तीसरी रिलीफ जो है जो मिनिमम वेज के बाद है वो ये है कि 15 से 20% जो इस वक्त हमारे फेडरल और प्रोविंशियल एम्प्लॉइज हैं, प्रोविंसेस खुद कर सकती हैं ये, उनको आपको थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। इन्फ्लेशन एवरेज 28 से 30% होगी इस साल में। सो ये 3 एक अच्छी रिलीफ्स हैं जो कि दी जा सकती हैं, पर ये देकर हुकूमत ने हमें ये दिखाना है, जिसका हिंट कर रहे हैं हारून साहब, कि इस साल का बजट अगर 7-7.5% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट पे खत्म हो रहा है, तो अगले साल क्या ये 5% ऑफ जीडीपी के रिफॉर्म जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि अगला बजट 5% ऑफ जीडीपी पे हो, जिसमें एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म नंबर 1 और फिर कुछ टैक्सेशन जो कि उन तबकात पे जाए जिनका ताल्लुक आम आदमी या मिडिल क्लास से नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट से है, बल्कि रिटेल से है, बल्कि होलसेल से है, बल्कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से है। ये उन चीजों पे जाए। अगर हुकूमत ये बजट पुट टुगेदर करती है तो ना ओनली कि वो रिलीफ दे सकेगी उन लोगों को जैसे मैंने गुजारिश की, बल्कि आईएमएफ और बाकी मल्टीलैटरल्स, और अब सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं करने जा रहा हूं फहद साहब, आपको आपके बेहतरीन दोस्त सऊदी अरेबिया ने कहा कि, और ये वेफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनके वजीर खजाना ने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, आप भी लगा। बिल्कुल। सो आपके हम अपने टैक्स पेयर की मनी से आपको पैसा दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जो वो आपको टैक्स पेयर की मनी से पैसा दें और आप टैक्स ना लगाएं? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, दुरुस्त। सो वो भी कन्विंस होंगे और जो रकूम उनके पास रुकी हुई हैं वो शायद आपको मिल जाएंगी। दिस इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ कंट्री, जिसमें मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ना सिर्फ हमारा एक्सटर्नल सेक्टर इस वक्त बहुत चैलेंज में है। आप हैरान होंगे अगर मैं सबसे बढ़ के आपको, अब जो मुझे फिक्र है बजट में,
हम सब कुछ जब कर लेंगे ये, तो हमें 7500 अरब रुपया जो है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में देना है। ये आज से 3-4 साल पहले 1500 अरब था। नाउ दिस इज माय बिगेस्ट कॉस्ट। अब जब हम सारी कलेक्शन कर लें एफबीआर की, हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लें, हम प्रोविंसेस को पैसे दे दें, तो फहद मेरे पास बचेंगे 6500 अरब रुपया। इसका मतलब यह है कि मैं 1000 अरब रुपया मार्केट से बोरो करूंगा तो मैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट पे करूंगा, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन्स, डेवलपमेंट बजट, ग्रांट्स, रेलवे, पीआईए, ये सारा कर्ज लेकर पे करूंगा। मैं खाकान साहब इख्तितामी मामला मैं कहता हूँ हारून शरीफ साहब से भी जरा पूछ लो। हारून साहब, खाकान नजीब साहब ने बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ज़ाहिर हम खामोश नहीं हो सकते ये सोच कर कि हुकूमत तो ये सब कुछ नहीं करेगी, अपनी राय देने से हम बाद आ जाएं। आप क्या कहते हैं कि बजट में 2-3-4 ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनको हम रिलीफ भी कह लें और जिसके नतीजे में हम ये भी कह सकें कि पाकिस्तान ने किसी IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की? जी देखें, IMF ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे वल्नरेबल्स और गरीब को सपोर्ट करते हैं तो उनका हक है। सैलाब ने भी हिट किया है, इन्फ्लेशन भी हिट कर रही है, नेगेटिव GDP में जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपनी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और साइज ऑफ गवर्नमेंट को नहीं घटाते हैं तो वो पैसा कहां से आएगा? कर्ज से ही आएगा ना, जो बताया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस मुल्क के अंदर इंटरनल रूपी बेस्ड जो हम कर्ज लेते हैं वो 22-23% के ऊपर हुकूमत को मिल रहा हो, तो आपकी डेट सर्विसिंग इस वक्त पाकिस्तान बहुत संजीदा डेट सर्विसिंग के स्ट्रेस में है। 52 ममालिक मैंने स्टडी किए हैं जो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, उनके जो बजट्स हैं उनका 20% तकरीबन डेट सर्विसिंग में जाता है। पाकिस्तान के बजट का 50% से ऊपर डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो ये तो सस्टेनेबल सूरत हाल नहीं है। इस वक्त हमें अपने दोस्त ममालिक को, जैसे बताया गया क्योंकि मैं तो उनसे डील करता हूं जी, इसके अलावा इंटरनेशनल इदारों को हमें सिग्नल ये देना है कि हम 3-4 मेजर्स ले रहे हैं। हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की ब्लीडिंग रोकने के लिए उनको ये मेजर ले रहे हैं। हम हुकूमत का साइज इस तरह छोटा कर रहे हैं, इतने इदारे हमारे जो है मर्ज किए जा रहे हैं। हम सूबों का साथ निगोशिएट करके डेवलपमेंट को डीरेगुलेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को गेन में ला रहे हैं। अब लेकिन ये चीजें हमें नॉर्मली ये होता है कि जब बजट आता है उससे पहले एक स्ट्रेटजी पेपर सर्कुलेट किया जाता है डिबेट के लिए, लेकिन हमें अभी तक कुछ ऐसा पेपर यहां नहीं दिख रहा कि जिसपे हम उनकी एक सिम्प देख सकें। वो उसी दिन अनाउंस जीनी करेगा जिस दिन बजट अनाउंस होगा, फिर उस पर कमेंट्री होगी। टेक्निकली ये होना चाहिए कि जो सिम्प है बजट की वो हमें मिलती, ताकि हम देखते कि हुकूमत सोच क्या रही। लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हारून साहब, टैक्सेशन एक्सपैंड हो जाए और इस बजट में अगर जो तबका पिसा हुआ है उसको हेल्प हो जाए तो ये बजट अच्छा होगा। अगर ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल तरफ चला गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।